साझा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 के एक एपिसोड ने पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। इसकी वजह बना है गुजरात का रहने वाला 10 साल का इशित भट्ट। वो इस शो में बतौर चाइल्ड कंटेस्टेंट शामिल हुआ था। अमिताभ बच्चन के सामने बैठा ये नन्हा कंटेस्टेंट कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, लेकिन इसी आत्मविश्वास में उसने बिग बी के साथ जो बर्ताव किया, उसने उसे रातों रात इंटरनेट पर भारत का सबसे नापसंद बच्चा बना दिया। इशित भट्ट 5वीं क्लास में पढ़ता है। उसने केबीसी में जिस आत्मविश्वास और तेजी से सवालों का जवाब दिया, उसने सारे दर्शकों का ध्यान तो खींचा, लेकिन बहुतों को उसका रवैया पसंद नहीं आया और इसके बाद कई लोगों ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। शो में इशित की जल्दबाजी और उत्साही लहजा कई दर्शकों को खटक गया। पहले तो उसने अमिताभ बच्चन से घमंड भरे लहजे में बातचीत की, कहा कि उसे सारे नियम पता है और वो इसे दोहराए नहीं बल्कि सीधे सवालों पर आए। और इतना ही नहीं, जब सवालों को स्क्रीन पर दिखाने की बारी आई, तब भी उसने लगभग आदेश देने जैसे लहजे में कहा कि जल्दी ऑप्शंस दिखाइए। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स अब इशित को ट्रोल करते हुए उसे खाली हाथ जाने पर खुशी जताने लगे हैं। कुछ लोगों ने बच्चे को खासा ट्रोल किया है। वहीं कई यूजर्स ने कहा कि गलती बच्चे की नहीं बल्कि उसकी परवरिश की है, पेरेंट्स की है। एक यूजर लिखता है कि बहुत सुकून वाला अंत, गलती बच्चे की नहीं पेरेंट्स की है। अगर आप अपने बच्चों को विनम्रता और धैर्य नहीं सिखाते तो वो ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक नया शब्द ट्रेंड करने लगा है, 6 पॉकेट सिंड्रोम। एक यूजर ने दावा किया कि इशित भट्ट का व्यवहार इसी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिति का परिणाम है। कुछ ऐसा ही बिहेवियर उसका देखने को मिला, लेकिन ये 6 पॉकेट सिंड्रोम है क्या, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इस बच्चे को यही सिंड्रोम है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको इस सिंड्रोम के बारे में समझाने की कोशिश करें। ऐसी सामाजिक स्थिति जिसमें अकेला बच्चा और 6 खमाने वालों के सहारे पलता है। 2 माता पिता, 2 नाना नानी, 2 दादा दादी, और इस तरह का पारिवारिक ढांचा सबसे पहले चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी के दौरान देखा गया। अब चीन में परिवार की संरचना को 4-2-1 मॉडल कहा गया। अब जब ये मॉडल यहाँ पर भी देखने को मिला तो इस ढांचे में बच्चा परिवार का केंद्र बन गया, सेंटर बन गया। सभी उसी पर ध्यान देने लगे। सभी वयस्क सदस्य उसकी हर मांग को पूरा करने की कोशिश करते हैं। खिलौने, कपड़े, पसंदीदा खाना, हर छोटी इच्छा बिना किसी देरी के पूरी हो जाती है, क्योंकि पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बच्चा ही रहता है। ऐसे में उसकी हर मांग को पूरा किया जाता है, लेकिन इसके वजह से बच्चे में धैर्य खत्म हो जाता है। अब बच्चे में आत्म केंद्रितता और असंवेदनशीलता जैसी प्रवृत्तियां विकसित होने लगती हैं और इसी तरीके से इसी लहजे में वो बात करने लगता है। ऐसे बच्चे जो हर चीज को तुरंत चाहते हैं, ना सुनने के आदी होते हैं, कुछ भी नहीं सुन पाते, और इसी वजह से उनको इस सिंड्रोम को देखने को मिलता है। 6 पॉकेट सिंड्रोम इसका नाम है, और क्या कुछ इसमें होता है हमने आपको समझाने की कोशिश करी है, लेकिन इसके बारे में कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर संजीव बकई, जो कि चेयरमैन है नेफ्रॉन क्लिनिक के, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। डॉक्टर संजीव, ये 6 पॉकेट सिंड्रोम खासा ट्रेंड कर रहा है इस बच्चे की वजह से, जो कि केबीसी में आया था। जिस लहजे में ये अमिताभ बच्चन जी से बात कर रहा था, क्योंकि हमने देखा है जब उनके सामने लोग हॉट कुर्सी पर बैठते हैं, हॉट सीट पर बैठते हैं, तो बिल्कुल नतमस्तक रहते हैं। बहुत ज्यादा उनके फैंस होते हैं अधिकतर लोग। और ये बच्चा जितना ओवर कॉन्फिडेंट था, जिस तरीके की बातें कर रहा था कि जल्दी ऑप्शंस बढ़ाइए, मुझे सब पता है, तो क्या वाकई उसको यही सिंड्रोम था? गुड आफ्टरनून। ये बड़ा बिग रिफ्लेक्शन है जो आजकल के बच्चे, आजकल की सोसाइटी में जो हम कहते हैं जेन अल्फा, मतलब जो 2012 और 14 के बाद की जो जन्म से हैं, जो अब 10 और 15 साल के बीच में है। तो इस तरह के बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं कि पेरेंटल अपब्रिंगिंग, ओवर इंटेलिजेंस, जो बहुत ज्यादा प्यार देना, वैल्यू सिस्टम्स ओवरऑल फैमिली की डिग्रेड हो रही है। जो हम पुराने जमाने में कहते थे कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, वो यही प्रकट करता है। एंड अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी। तो ये जो आप फ्रेज यूज कर रहे हो 6 पॉकेट सिंड्रोम, अब होता क्या है कि बच्चा एक है, 2 पेरेंट्स हैं, दोनों साइड पर ग्रैंड पेरेंट्स हैं,
तो जो 6 लोग हैं इकट्ठा एक बच्चे पर सारा फोकस, सारा अटेंशन एक इंडिविजुअल पर है। अल्टीमेटली ये जो बच्चे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रेशर इतना ज्यादा है, सोशल मीडिया का प्रेशर, टेलीविजन का, सेल फोन एडिक्शन, फॉल्स लाइफस्टाइल वैल्यू सिस्टम्स, फूड का बड़ा इम्पैक्ट होता है, फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, एनर्जी ड्रिंक्स, इस तरह का जो इम्पैक्ट होता है वो मानसिक स्थिति पर इम्पैक्ट करता है। और रिफ्लेक्शन क्या है इस बच्चे की? इमोशनली चार्ज, इस तरह के बच्चे को कॉग्निटिव एबिलिटी कम होती है। इसमें जो मैंने देखा है, जो इसकी जो क्लिपिंग है, ज्यादा एग्रेशन है, बिहेवियरल एब्नॉर्मेलिटी है, और इस तरह का इंपल्सिव बिहेवियर, बॉर्डरिंग ऑन रूड बिहेवियर, वो भी एक नेशनल टेलीविजन एक बुजुर्ग आदमी के साथ, ये बिल्कुल बहुत पुअर रिफ्लेक्शन है पूरी फैमिली पर। इन तरह के बच्चों को, इस तरह के बच्चों को एक एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी आ जाती है कि मतलब मैं कोई भी चीज गलत नहीं कर सकता। जल्दबाजी करना, इंपल्सिव करना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फ्रेज है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कुछ चीज सुननी नहीं है, मेरे को सब चीज पता है। और एंड गेम तो यही था कि बच्चे ने जो गेम था वो हार गया। बट ये एक हारना इस गेम पर एक छोटी चीज है, पर ये ओवरऑल रिफ्लेक्शन है कि हमें ज्यादा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए। बिल्कुल। बच्चों को ठीक परवरिश के अलावा ठीक वैल्यू सिस्टम्स देने चाहिए। इस बच्चे में कोई धीरज, कोई ठहराव, कोई ह्यूमिलिटी नहीं थी। बिल्कुल। इस तरह से डिसमिसिव बिहेवियर एक लॉन्ग टर्म रिफ्लेक्शन पुअर करता है। बिल्कुल, जिस तरीके से इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, हर किसी का प्यार मिलता है, हर कोई उसकी मांगे पूरी करता है। क्या लगता है सर, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? मेरा ख्याल पेरेंट्स को देखना चाहिए कि इस तरह का जो बिहेवियर ट्रेंड्स हैं उसको करेक्ट करना, बच्चे को प्यार से समझाना हमेशा बेटर रहता है। सख्ती से या गुस्से से या फिजिकल तरीके से हमेशा ठीक नहीं रहता। तो इस बच्चे को काउंसलिंग चाहिए, इस बच्चे को थोड़ा सा टाइम चाहिए पेरेंट्स के साथ। आज की डेट में देखा गया कि दोनों पेरेंट्स काम करते रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स अक्सर दूर रहते हैं या अलग रहते हैं, तो ये बच्चा अकेला रहता है। और सोशल मीडिया का जो प्रेशर है, ओवरऑल जो इंटरनेट का प्रेशर है, जो इन्फ्लुएंस है, जो इम्पैक्ट है बच्चे पर, ये यही डराता है कि भाई बच्चे को टाइम देना चाहिए, ठीक संस्कार देने चाहिए, काउंसलिंग की सख्त जरूरत है इस बच्चे को। बिल्कुल। क्या लगता है सर, स्कूल का भी इसमें कोई रोल हो सकता है? क्या स्कूल में भी इस तरह के कोई लेसन्स दिए जा सकते हैं ताकि इस तरह का सिंड्रोम बच्चों को ना हो? मेरा ख्याल स्कूल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और ज्यादातर मैं हमेशा ये कहता हूं कि ज्यादातर स्कूलों को एक काउंसलर की हमेशा जरूरत रहनी चाहिए। हर सेक्शन, हर एज ग्रुप में एक दो काउंसलर होने की जरूरत है। ये अर्ली बिहेवियरल ट्रेंड्स डिपिक्ट करता है। तो इस तरह के बच्चों को थोड़ा सा काउंसलिंग, थोड़ा सा बात करना, जो सही है जो गलत है उस तरह का राह दिखाना, ये जरूरी है। बट स्कूल का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और सर, क्या ये वाकई कहीं शो ऑफ या फिर यूं कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस ना होकर सिंड्रोम ही है, ये कैसे मालूम चलेगा? ये तो जैसे मैंने कहा, ये जो जनरेशन अल्फा है ये इसी चीज का डिपिक्शन है, कि वो ये महसूस करते हैं कि उनको सब चीज पता है, कोई सलाह की जरूरत नहीं है, कोई राय की जरूरत नहीं है, उनके पास सारा दुनिया की नॉलेज है। और ये इंपल्सिव हो जाते हैं, मतलब बिना सोचे समय फिर कदम उठाते हैं। अगर इसको इस एज में करेक्ट नहीं किया, बड़ी एज में 5-6 साल बाद ये और अलग प्रकार की गलतियां कर सकते हैं। तो इसीलिए इसी स्टेज पर बच्चे को करेक्ट करने की बेहद जरूरी। बिल्कुल। और अगर सर इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स आप बता सकें जिससे इजी टू मेक आउट कि वाकई यही सिंड्रोम है बच्चे को? अर्ली साइंस तो यही है कि बच्चे की जो लैंग्वेज स्किल्स वो डिटेरियोरेट होती है, हैंडराइटिंग, स्पेलिंग एरर्स, अटेंशन स्पैन, इंपल्सिवनेस, अग्रेशन, आइसोलेशन, इमोशनल, जो बच्चा के जो स्टेबिलिटी रहती है वो चेंज हो जाती है, कॉग्निटिव स्किल्स, अटेंशन स्पैन, मेमोरी, इस पर इम्पैक्ट रहता है। तो ये इजी है पिकअप करना, या पेरेंट्स की तरफ से या स्कूल की तरफ से। बट ओवरऑल दोनों, स्कूल एंड पेरेंट्स दोनों ने इस तरह के बच्चे में इकट्ठा काम करना है।
बिल्कुल, यहाँ पर मिलजुल कर एज ए टीम काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको नहीं मालूम चलता कि किस तरीके की चीज़ें वो अडॉप्ट कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, चाहे वो उनका स्कूल ही क्यों ना हो। लेकिन सर, घर में एक आदत रहती है कि एक बच्चा जब घर में होता है तो हर किसी का प्यार उसको मिलता ही है, हर कोई उसको पैम्पर करता है, उसकी मांगें पूरी करने की कोशिश करता ही है। तो इस चीज़ से बच पाना भी तो बेहद मुश्किल है। तो फिर अगर किसी बच्चे को इस तरीका का सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, फिर तो जो दोनों पेरेंट्स आज की डेट में देखा गया है ज्यादातर काम करते हैं, अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, शाम को लेट आते हैं, बच्चा या अकेला रहता है या कोई सर्वेंट के साथ या मेड के साथ रहता है, और उसको उतना टाइम मिलता नहीं जितना मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास के लिए इतना टाइम नहीं रहता पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स ऑफन ओवर इंडल्ज करते हैं, पैसे देख के या खिलौने देख के या नए कपड़े देख के या लाइफस्टाइल कल्चर एक्सपोज करके। तो ये हानिकारक है बच्चे की मानसिक स्थिति बिल्कुल। पर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बच्चों को फिजिकल टाइम चाहिए दोनों पेरेंट्स का हर दिन, ताकि उसको ठीक तरह हम संस्कार दे सके, जब बच्चा बड़ा हो वो अच्छा इंसान बने। बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ट्रोल ना करने की बजाय अगर इससे एक सीख ली जाए, इससे एक एग्जाम्पल लिया जाए कि इस तरह के सिंड्रोम भी बच्चों में उत्पन्न हो सकते हैं, और उसके लिए अभी से काम करना शुरू किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त